यहीं रही। हेलो गाइज। और भारत की धरती पर यानी अपनी देश की धरती पर जिस तरह का वातावरण है सभी लोग जानते हैं। एक तरफ हम लोग कोरोना के कहर से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ सीमा पर भारत चीन विवाद है। शायद चीन भूल गया है 1962 नहीं 2020 है। जो छुएगा हमारे जवान की हस्ती को फूंक देंगे उसकी बस्ती को। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। खो रहा चैनो अमन मुश्किलों में है वतन। सर फरोसी की समा दिल में जला लो यारो। जी हाँ, ये आवाज है प्लेटफॉर्म की सरजमी से शहंशाह पंकज मिश्रा की। हम आपके लिए प्रत्येक दिन 25 प्रश्न लाएंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेरा यह प्रयास उन जवानों के लिए होगा जो हमसे काफी दूर ही पर हैं, जिनसे हम कभी मिल भी नहीं सकते। ऑनलाइन एवं लाइव क्लास के जरिए हम हजारों हजार विद्यार्थी को पढ़ाए, लेकिन आज तक किसी से मिल भी नहीं पाए। यह भी एक दर्द है। बातचीत को देते हैं विराम और हम आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। चौसा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर है 26 जून 1539। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुई थी। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था और आदेश जारी किया, जिंदा या मुर्दा हुमायूं चाहिए। हुमायूं को पकड़ने के लिए गोलियां जमीन पर नहीं आसमान में भी चल रही थी। क्राम क्राम क्राम। कभी गोली हुमायूं के बगल से तो कभी ऊपर से निकल जा रहा था। हुमायूं चिल्लाते हुए भाग रहा था, हे खुदा हे परवरदिगार हमें बचाओ, हे खुदा हे परवरदिगार हमें बचाओ। भागते 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 हुमायूं गंगा नदी में कूद गया, लेकिन उसे तैरने नहीं आ रहा था। ये अंधेरी शाम धीरे 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 अंधेरी रात में तब्दील हो रही थी। आसमान कड़क रही थी। रिमझिम रिमझिम बारिशें हो रही थी तो काली रात शोर मचा रही थी। हुमायूं को तैरने नहीं आ रहा था। वह डूब कर जब ऊपर आए तो चिल्लाए, या खुदा ए परवरदिगार या खुदा। तो ऐसी स्थिति में एक कहावत उभर कर आती है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा हो यारो। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी। यानी हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों का नेतृत्व किया था मानसिंह एवं आसफ खां ने। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुई थी। इस युद्ध में मुगल सेना ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। और महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप चारों तरफ से दुश्मन से घिर गए तो उन पर तलवार की बारिश हो गई। ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक नीचे बैठ गया और तलवार ऊपर से गुजर गई। चेतक महाराणा चेतक भागकर और महाराणा प्रताप के एक सरदार के पास आ गया और दोनों पांव उठाकर चिल्लाने लगा। महाराणा प्रताप के उस सरदार का नाम था राणा छाला। वह चेतक की आवाज को समझ गया। तुरंत महाराणा प्रताप की मुकुट को छीनकर पहन लिया और मुगल सेना महाराणा प्रताप के सरदार को ही महाराणा प्रताप समझ बैठी और चेतक महाराणा प्रताप को लेकर भाग गया। इस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आसफ खां ने किया था। लेकिन महाराणा प्रताप पराजित होने के बाद भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किए। जब तक जिंदा रहे मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किए। मुगल बादशाह अकबर का ख्वाब ख्वाब बनकर ही रह गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है विश्वास राव। इस प्रकार पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1561 ईस्वी को हुई थी। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली मराठों की हजारों संख्या को पकड़ लेता था और कहता था कि ये मराठा, जब मैं घर से निकला था तो हमारी अम्मी जान ने, ए मराठा जब मैं घर से निकला था तो हमारी बेगम साहिबा ने, ए मराठा जब मैं घर से निकला था तो हमारी बहना ने हमसे बोली थी, अगर युद्ध में अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो तो मेरे लिए जितने मराठों को हो सके उतने मराठों को काट डालना। ए मराठा, युद्ध भूमि हमारी जीत हुई है,
हमारी इच्छा है तुम्हें काटूं। यह कहकर अहमद साहब अब्दाली का एक जवान सैकड़ों की संख्या में मराठों को मौत का घाट उतार देता था। तृतीय पानीपत के युद्ध के बारे में कहा गया, दो मोती टूटकर बिखर गए, ना जाने सोने की मोहरें कहाँ खो गई। सोने और ना जाने सोने की मोहरें कहाँ खो गई, तांबे एवं चांदी के हानि का अंदाजा नहीं। इस प्रकार तृतीय पानीपत के युद्ध के ही बारे में कहा गया, दो मोती टूटकर बिखर गए, ना जाने सोने की मोहरें कहाँ खो गई, तांबे एवं चांदी के हानि का अंदाजा ही नहीं। तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों का नेतृत्व नाना साहब का छोटा बेटा विश्वास राव ने किया था, तो वहीं वास्तविक नेतृत्व नाना साहब का चचेरा भाई सदाशिवराव भाव ने किया था। तृतीय पानीपत के युद्ध के समय पेशवा नाना साहब थे, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1924। इसका सही आंसर है 1924। इसका सही आंसर है 1924। बात यह है कि जितने भी क्रांतिकारी थे, इस बात को उन्होंने देखा कि हम नौजवानों के पास ताकत बहुत है, फिर भी हम कमजोर हैं। कमजोर इसलिए हैं क्योंकि हम लोग अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले में बटे हुए हैं। भारत का सारा क्रांतिकारी एक हो जाए, 24 घंटे के अंदर भारत की धरती से अंग्रेजों को खदेड़ा जा सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 1924 से कानपुर की धरती पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इस प्रकार हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सचिन नाथ सन्याल ने किया था, लेकिन कहीं कहीं इसके गठन का श्रेय भगत सिंह को भी दिया जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष राम प्रसाद बिस्मिल को बनाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारियों में सबसे अधिक सीनियर थे। उनकी जुबान शायराना थी और शायराना जुबान देशभक्ति को बयां कर रही थी। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अध्यक्ष बनते ही आसमान में चलाई मौजर और मौजर से निकली एक गूंज, और गूंज में थी एक आवाज, सर फरोशी की तमन्ना, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितने इन बाजुएं कातिल में है। वक्त आने दे, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ठाए 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 इतनी राउंड गोलियां चली कि आसमान में अंधेरा छा गया। ना जाने सूरज कहां छुप गया, अंग्रेजी सरकार दस्तक ना गई। भारत के नौजवानों ने क्रांति का रास्ता अपनाया है, अब हमें भारत छोड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किस षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा दी गई? इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है ए, लाहौर षड्यंत्र के तहत। इसका सही आंसर है ए, लाहौर षड्यंत्र के तहत। इस प्रकार लाहौर षड्यंत्र के तहत 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। और भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा दी गई, लेकिन भारत की धरती आंसुओं में तब्दील हो गई। लेकिन भारत की धरती पे एक परिवार थी, उस परिवार की बहती हुई आंसू को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उस आंसू की नाम थी खामोशी आंसू, खामोशी आंसू, खामोशी आंसू। इस प्रकार 23 मार्च को इन लोगों की याद में प्रत्येक वर्ष भारत की धरती पर बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? इसका सही आंसर है फरवरी 1931। बात यह है, चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, और उसी समय अंग्रेजी फोर्स को पता चल गई। और अंग्रेजी फोर्स को जब पता चल गई तो अंग्रेजी फौज पूरे भारत की ताकत को इलाहाबाद की धरती पर लगा दिया। इसके बाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में प्रवेश किया। जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में प्रवेश किया तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक शेर बैठा हुआ था जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का कहना था, मेरा नाम आजाद है, अंग्रेजी सरकार में इतनी ताकत नहीं
जो जिंदा चंद्रशेखर आजाद को पकड़ सके। तो अंग्रेजी फोर्स में इतनी ताकत नहीं चंद्रशेखर आजाद को गोली मार सके। जिस दिन मरने की बात होगी, आजाद अपनी गोली से मरेगा। इस प्रकार जब अंग्रेजी फोर्स इलाहाबाद कलेक्ट्रेट पार्क में प्रवेश की, तो चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजी फोर्स में घमासान हो गई। लगता था जिससे दिन में ही दीपावली हो रही। कई घंटा गोलियां चलने के बाद चंद्रशेखर आजाद के पास से गोली समाप्त हो गई। मात्र एक गोली बचा जिस पर वो लिखे थे, ओनली फॉर चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद कलेक्ट्रेट पार्क की धरती पर लेट गए। अपनी नाखून से इलाहाबाद कलेक्ट्रेट पार्क की सीने को फाड़ दिया, पूरे मिट्टी को शरीर में लगा लिया और बोले चीखते हुए, ए भारत की धरती माँ, माँ जितना हुआ हम आपकी सेवा किया। अब हमारा माँ मेरा हम थक गए हैं। अब मेरी जिंदगी को अब हमें अपनी आंचल में माँ हमें सोने दो। अब हम थक गए। यह कहकर स्वयं गोली मारकर देश के लिए शहीद हो गए। पता नहीं यह वृक्ष आज जिंदा है या नहीं। लोग कहते थे इस वृक्ष के टहनी और तने पर जो गोलियां की निशान थी, उसके छूने के बाद इस पेड़ की पत्तियां रोते हुए मुरझा जाती थी। शायद ये कहना चाहती थी, जी हाँ, भारत की धरती पर एक बेटा था जो किस प्रकार देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ। उसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद फरवरी 1931 ईस्वी में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। बाजीराव प्रथम दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? इसका सही आंसर है 1737। बाजीराव बाजीराव प्रथम की बात करते हैं हम। बाजीराव बाजीराव प्रथम पेशवा बनते ही मुगलों की ओर इशारा करते हुए कहा था, आओ हम पुराने वृक्ष के तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगे। हमारे प्रयास से मराठा साम्राज्य का पताका हिमालय के झरने से लेकर कन्याकुमारी तक लहराएगी। बाजीराव प्रथम 1737 ईस्वी में दिल्ली पर जब आक्रमण किया था, तो उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। और जैसे बाजीराव प्रथम दिल्ली की धरती पर प्रवेश किया, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह कहा कि बाजीराव, अरे दिल्ली की धरती से धूल तो दूर, मिट्टी तो दूर, धूल तो देंगे ही नहीं। इसी बात पर बाजीराव प्रथम ने मात्र 72 घुड़सवार सेना के बल पर विशाल संख्या में मुगल सेना को पराजित करके चीखते हुए दिल्ली की धरती पर प्रवेश किया। कहा कि खुदा की कसम, अगर मस्तानी कही होती दिल्ली की मिट्टी नहीं दिल्ली की धरती चाहिए, तो खुदा की कसम बाजीराव प्रथम एक हाथ में पूरे दिल्ली की धरती को उठा लेता। इस प्रकार बाजीराव प्रथम 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उसमें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह को इतिहास में हम रंगीला बादशाह के नाम जानते हैं। इस प्रकार बाजीराव प्रथम की मृत्यु मस्तानी के प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, तृतीय मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन था? इसकी जिक्र तो हम कर दिए, फिर भी बोलते हैं। तृतीय मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन था? तृतीय मराठा युद्ध के समय पेशवा था बाजीराव द्वितीय। इस प्रकार तृतीय मराठा युद्ध का समय माना जाता है 1817 से 1818 ईस्वी। तृतीय मराठा युद्ध का समय माना जाता है 1817 से 1818 ईस्वी। तृतीय मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों को पराजित करके सरसराते हुए अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के महल पर चढ़ गया। उसका केस पकड़कर नोचते हुए, मारते हुए, घसीटते हुए जब सीढ़ी से उतार रहा था, तो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय चीख रहा था, ये भारत की धरती, ये भारत की धरती, हमें बचाओ, मैं तुम्हारा अंतिम पेशवा हूं, मैं तुम्हारा अंतिम सम्मान हूं। अंग्रेज खींचते हुए लाए और भारत की धरती पटक दिया। भारत के लोग चारों तरफ से घेरे हुए थे। चीखते हुए अंग्रेजों ने कहा, यही तुम्हारा अंतिम पेशवा है। भारत की धरती रोते हुए बोली, मेरा अंतिम पेशवा नहीं, ये मेरा अंतिम सम्मान है, पकड़ो इसे। इस प्रकार अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को बंदी बनाकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया, जहां पर 1853 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय की मौत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इसका सही आंसर होगा राज्यों की विधानसभाएं। लेकिन आराम से प्रश्न को समझें। देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 से राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में जानकारी मिलती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है
या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है, तो उसको उसके पद से हटाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे हम महाभियोग के नाम से जानते हैं। महाभियोग को इंग्लिश में हम इम्पीचमेंट के नाम जानते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। माना कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लोकसभा में लाया गया, तो उस प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होने के बाद लोकसभा 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देता है। इसके बाद यह प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से पारित कर देता है। राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा, लेकिन ये 2/3 बहुमत कुल उपस्थित सदस्यों का होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेता। क्वेश्चन नंबर हम 11 में आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन की संरचना क्या है? इसका सही आंसर होगा ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। लेकिन इसका डिस्कशन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, तो आप ज्यादा समझेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में आप समझेंगे इसका डिस्कशन। अब देखें हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर है 1957। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। यह समिति ने 1958 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन दिया, यानी अपना प्रतिवेदन दिया मतलब कि अपना रिपोर्ट दिया। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने पर बल दिया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। फिर आगे की हम जब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। अशोक मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? अशोक मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? इसका सही आंसर होगा 1978। बात यह है कि अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था, लेकिन अशोक मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट 1978 में दिया था। अशोक मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में पंचायती राज को 2 स्तरीय बनाने पर बल दिया। कहा मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए, लेकिन अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम पंचायत को ही नजरअंदाज कर दिया, इसलिए अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। यहां पर याद रखना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 से राज्यसभा के विषय में जानकारी मिलती है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुई थी, तो वहीं राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा गया है। राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहा गया क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्य की जब बात करते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर सेवानिवृत्त होते हैं, फिर इतने ही सदस्य चुनकर चले आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा गया, इसे कभी भंग नहीं किया जाता। इसकी बात जब हम करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आगे की प्रश्न हम करते हैं। आगे की प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ए 12 सदस्य। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा 12। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन 250 में से 238 का चुनाव 238 का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है।
तो वहीं 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की यानी सीटों की संख्या 245 है। 245 में से 233 सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, तो वहीं 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा 12 वैसे सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ख्याति या ज्ञान रखता हो। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 16। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा जॉर्ज लेमेंटर। देखें, पहले इसको थोड़ा सा समझें। जब मानव मस्तिष्क में संपूर्ण विश्व का चित्र उभर कर आया, जब मानव मस्तिष्क में संपूर्ण विश्व का चित्र उभर कर आया, तो इसे ब्रह्मांड की संज्ञा दी गई। जब मानव मस्तिष्क में संपूर्ण विश्व का चित्र उभर कर आया, तो इसे ब्रह्मांड की संज्ञा दी गई। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें सबसे अधिक मान्य बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेवेंटर ने किया था। जॉर्ज लेवेंटर बेल्जियम का रहने वाला था। यह बहुत बड़ा खगोल शास्त्री एवं पादरी था। जॉर्ज लेवेंटर ने 1960 से 1970 के दौरान बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया बिग बैंग सिद्धांत के तहत अरबों वर्ष पहले ये ब्रह्मांड विशालकाय अग्नि का बना हुआ एक पिंड था। आगे की बात करते हैं। प्रश्न संख्या में हम देखते हैं सबसे नजदीक का आकाश गंगा कौन है? इसका सही आंसर है एंड्रोमेडा। आकाश गंगा को इंग्लिश में हम गैलेक्सी के नाम जानते हैं। आकाश गंगा को ही हम मंदाकिनी के नाम जानते हैं। आकाश गंगा की जब हम बात करते हैं तो यह असंख्य सितारों का समूह होता है। इसमें नए एवं पुराने सितारे शामिल होते हैं। आकाश गंगा पूरे ब्रह्मांड में 89 अरब लगभग आकाश गंगा है। ये डाटा हमेशा बदलते रहता है। सबसे नजदीक का आकाश गंगा एंड्रोमेडा है। आकाश गंगा का आकार सर्पिला आकार है। इस इंग्लिश में हम स्पाइरल के नाम से जानते हैं। काश ये स्मार्ट बोर्ड को हैंडल हम कर पाते। सहसा को ये स्मार्ट बोर्ड हैंडल नहीं करने आता ठीक से मेरे जवान। अगर यहाँ पर हम ब्रह्मांड को दिखाते घूमते हुए, यहीं पर हम जैसे हम बता रहे हैं कि आकाशगंगा असंख्य सितारों का समूह है, तो बोर्ड पर हम तारा को एकदम टिमटिमाते हुए दिखाते, तो फिर बात कुछ और होती। लेकिन हम हैंडल नहीं कर पाते। शायद ये शिकायत आपको हमसे हो सकती है। खैर कोई बात नहीं, वक्त की बात है। आगे की बात हम करते हैं। नाभिकीय संलयन के द्वारा सितारों का जन्म होता है। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन किसमें परिवर्तित होता है? इसका सही आंसर है हीलियम। बात आप देखें, पहले इसको समझें। आकाश गंगा के घूर्णन के कारण, घूर्णन मतलब घूमना, आकाश गंगा के घूर्णन के कारण ब्रह्मांड में जो गैसों के बादल हैं उनमें आकर्षण शक्ति बढ़ती है और इस आकर्षण शक्ति के बढ़ने के कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ होती है। इस प्रकार नाभिकीय संलयन के द्वारा सितारों का जन्म होता है। नाभिकीय संलयन किसको कहते हैं? जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, इस क्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं और नाभिकीय संलयन के द्वारा सितारों का जन्म होता है। आगे की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19, तारों में होने वाले विस्फोट को हम किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है सुपरनोवा। तारों में होने वाले विस्फोट को हम सुपरनोवा के नाम जानते हैं। बात यह है, जब हाइड्रोजन हीलियम में, याद रखना है, जब हाइड्रोजन हीलियम में, हीलियम कार्बन में, कार्बन लोहा में जब परिवर्तित होता है तो सितारों में विस्फोट होता है। इसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 में नासा के अनुसार सबसे पुराना तारा है। तो नासा के अनुसार सबसे पुराना तारा केपलर 444 है। नासा के अनुसार सबसे पुराना तारा केपलर 444 है। याद रखना है, सूरज आकाश गंगा का एक सितारा है।
सूर्य के सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इस प्रकार सूर्य एवं प्रोक्सिमा सेंचुरी के बीच की दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। और नासा के अनुसार सबसे पुराना तारा केपलर 444 है। यहाँ भी अगर हमें ऑपरेट करने आता तो फिर हम दिखाते आपको सूर्य और प्रोक्सिमा सेंचुरी के बीच की दूरी क्या है। खैर क्या करें, हम आगे की बात करते हैं। 21 जुलाई 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां हुआ था? इसका सही आंसर होता है अमेरिका। जुलाई 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां हुआ था? इसका सही आंसर है अमेरिका। इस प्रकार जुलाई 1944 ईस्वी में और अमेरिका की धरती जो सम्मेलन हुई थी, इसे हम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम जानते हैं। इस प्रकार ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था। इस प्रकार विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 ईस्वी में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक में वर्तमान समय में कुल सदस्य देशों की संख्या 189 है। सबसे नवीनतम सदस्य देश में शामिल किया गया है नॉर्वे को। और विश्व हम देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहे थे, तो विश्व व्यापार संगठन के कुल सदस्य देशों की संख्या 189 है। 189 सदस्य देशों में सबसे नए सदस्य के रूप में नॉर्वे को शामिल किया जा सकता। और विश्व व्यापार की बात, विश्व बैंक, सॉरी एक चीज हम बात करते हैं, एक बार और इसको सुन लें, ब्रेन कहीं और चला गया। जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका की धरती जो सम्मेलन हुई थी, इसे हम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम जानते हैं। इस प्रकार ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ही विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 ईस्वी में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक में कुल सदस्य देशों की संख्या 189 है। सबसे नवीनतम सदस्य देश में शामिल किया गया नॉर्वे को। विश्व बैंक का की बात करते हैं तो विश्व बैंक का अध्यक्ष वर्तमान समय में डेविड माल्पस हैं। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में विश्व बैंक में कितने तरह के सदस्य होते हैं? तो विश्व बैंक में इसका सही आंसर है विश्व बैंक में 2 तरह के सदस्य होते हैं, यानी मौलिक सदस्य एवं समान सदस्य। वैसे देश जो 31 दिसंबर 1945 तक विश्व बैंक की सदस्यता ग्रहण कर लिया, ऐसे सदस्य देश को मौलिक सदस्य देश कहा गया। तो वैसे देश जो 31 दिसंबर 1945 के बाद विश्व बैंक की सदस्यता ग्रहण किया, यानी समझ रहे हैं ना, विश्व बैंक में 2 तरह के सदस्य होते हैं, मौलिक सदस्य एवं समान सदस्य। तो मौलिक सदस्य देश उसे कहा गया जो देश 31 दिसंबर 1945 तक विश्व बैंक की सदस्यता ग्रहण कर लिया। तो वहीं समान सदस्य देश उसे कहा गया जो देश 31 दिसंबर 1945 के बाद विश्व बैंक की सदस्यता ग्रहण किए। इस प्रकार विश्व बैंक में 2 तरह के सदस्य देश होते हैं, मौलिक एवं समान। क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 है, जल नीति बनाने वाले देश का पहला राज्य बना। इसका सही आंसर होगा मेघालय। जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य मेघालय है। और याद रखना है, इस नीति को ही हम ड्राफ्ट पॉलिसी के नाम जानते हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य जल का सदुपयोग करना है। क्वेश्चन नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में 2020 में विश्व विरासत समिति के अगले सत्र की मेजबानी करेगा कौन? करेगा चीन। और ये मेजबानी कहाँ होगा? चीन के फूजो शहर में। चीन के फूजो शहर में। अब प्रश्न ये उभरता है कि कैसे किसको शामिल किया जाता है विरासत समिति में? तो याद रखना है कि विरासत समिति की जब बात करते हैं, इसमें शामिल कौन को क्या क्या चीज का किया जाता है विरासत के रूप में? तो उसमें है झील, वन, झील, पर्वत, स्मारक भवन इत्यादि को। और इस जगह की देखरेख विश्व विरासत समिति के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हाल ही में 2020 में विश्व विरासत समिति के अगले सत्र की मेजबानी चीन करेगा और ये होगा कहाँ? चीन के फूजो शहर में। आगे की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25, बांग्लादेश का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है बंगबंधु। बांग्लादेश का पहला संचार उपग्रह ये बंगबंधु है और बंगबंधु बांग्लादेश का पहला संचार उपग्रह है। और बंगबंधु का बंगबंधु 11 मई 2018 को लॉन्च किया गया था। बंगबंधु को फाल्कन 9 एवं ब्लॉक
फाल्कन 9 एवं ब्लॉक 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। मेरे जवान, जहां तक बात है, प्रत्येक दिन हम कोशिश करेंगे आपके लिए 25 प्रश्न लाएं, और ये डिस्कशन के दौरान आप प्रश्न पूछने के लिए आज़ाद हैं। मेरा क्लास है, आप ज़मीन से लेकर आसमान तक आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, आप किसी तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे वही जो हम पढ़ाएंगे, पढ़ें वही, क्योंकि हम जो चीज़ बोल रहे हैं वह एग्ज़ाम की धड़कन है, एग्ज़ाम में उसे आना ही है। और पूरी हिम्मत के साथ, मुसीबत तो आते जाते रहती है, मुसीबतें तो आती जाती रहती है। जो इंसान मुसीबत से घबरा गया वो फिर इंसान कैसा। कौन कहता है आसमान में सुराखें नहीं हो सकती? कौन कहता है आसमान में सुराखें नहीं हो सकती? कौन कहता है रहनुमाओं के अदा पर, रहनुमाओं के अदा पर फिदा है ये दुनिया? बहकते हुए दुनिया को संभालो मेरे यारो। कौन कहता है आसमान में सुराखें नहीं हो सकती? तबीयत से सिक्के उछालो मेरे यारो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।